नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। इसमें पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीएफ बेनिफिट्स क्या है एम्प्लॉय के लिए, विड्रॉवल या पार्शियल विड्रॉवल किस प्रकार से, क्या कैटेगरी है एम्प्लॉय को लेने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है और इंटरेस्ट रेट क्या है। इन सारी टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 ईपीएफ का नहीं देखे हैं तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें हमने पीएफ क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है और कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, किस प्रकार से बाइफर्केशन है, उन सारी बातों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। इस स्लाइड में हम लोग ईपीएफओ बेनिफिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे मेन बेनिफिट जो एम्प्लॉय के लिए है कि वो विड्रॉवल के लिए अप्लाई कर सकता है एम्प्लॉय, या फिर वो पार्शियल विड्रॉवल या एडवांस या लोन के लिए अप्लाई कर सकता है एम्प्लॉय। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर एम्प्लॉय का वाइल इन सर्विस डेथ हो जाता है तो उनके नॉमिनी या लीगल हेयर्स को ईपीएफ का बेनिफिट मिलेगा और वो उनके जो भी कंप्लीट सेटलमेंट है विड्रॉवल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और इनका बेनिफिट पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ पार्ट जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा होता है। तो इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को पोस्ट रिटायरमेंट मिलता है, या फिर एम्प्लॉय जब विड्रॉ करता है फाइनल सेटलमेंट के समय तो एम्प्लॉय को कंप्लीट पेंशन का जो भी अमाउंट है वो मिलता है। तो बेनिफिट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ईडीएलआई स्कीम। तो ईडीएलआई स्कीम के अंतर्गत अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है वाइल इन सर्विस तो एक लमसम अमाउंट बेनिफिट के रूप में एज ए इंश्योरेंस के रूप में एम्प्लॉय के नॉमिनी या लीगल हेयर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द आईटी एक्ट। इसका मतलब है कि जो भी टैक्स का के अंतर्गत ये पूरा टैक्स फ्री होता है जो भी अमाउंट होता है ईपीएफ का। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एम्प्लॉय रिसीव स्पेशल बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ एडेड इनकम टू देयर सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरेस्ट के रूप में अमाउंट एक्यूमुलेट होता है एम्प्लॉय के सेविंग अकाउंट में उसका भी बेनिफिट एम्प्लॉय को कम्प्लीटली मिलता है और फाइनल सेटलमेंट या फिर एडवांस के समय उनको वो विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पीएफ में एक सुविधा है कि एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन से जब स्विच ऑफ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो वो अपने पीएफ अकाउंट को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, और कंप्लीट पीएफ का अमाउंट उनके जो भी प्रेजेंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि विड्रॉवल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि कंप्लीट विड्रॉवल या फुल सेटलमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि एम्प्लॉय अगर 58 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुका है या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय फुल सेटलमेंट या कंप्लीट सेटलमेंट के लिए पीएफ क्लेम कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉय 2 महीना या उससे अधिक अनएम्प्लॉयड है तो इस परिस्थिति में भी
एम्प्लॉय फुल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ डेथ वाइल इन सर्विस, बिफोर रिटायरमेंट से पहले इस सिचुएशन में एम्प्लॉय के नॉमिनी लीगल हायर्स जो भी हैं वो इंटाइटल्ड हैं विड्रॉ क्लेम अप्लाई करने के लिए। तो जो भी एक्यूमुलेटेड फंड है वो सारे उनके लीगल हायर्स या नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पार्शियल विड्रॉवल या एडवांस या लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना होगा कि ये जो भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया है उन सब के अंतर्गत हम पार्शियल विड्रॉवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, रीपेमेंट ऑफ होम लोन, मैरिज, परचेज ऑफ लैंड, हाउस या फ्लैट इन केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री क्लोज्ड, नेचुरल कैलेमिटी, ए ईयर बिफोर रिटायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ। तो इन सारे क्राइटेरिया के अंतर्गत आप पार्शियल विड्रॉवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इंटरेस्ट जो रेट जो बन के आया है वो है 8.5%। तो इंटरेस्ट जो भी एक्यूमुलेट होता है फंड के ऊपर वो कंप्लीटली 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट जो भी अर्नड होता है या एक्यूमुलेट होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में, और इसका जो कैलकुलेशन है ये डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ही है जो ईपीएफओ एक्ट को कंप्लीटली मैनेज करते हैं और प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो भी अनाउंस्ड होता है वो वैलिड होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल 2020 ले लीजिए आप, और वो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च ऑफ 2021 तक वैलिड होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो इंटरेस्ट रेट को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट और हम लोगों को समझ लेना चाहिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट मंथली बेसिस पे भी कैलकुलेट होता है फिर भी ये ट्रांसफ़र होता है एपीएफ अकाउंट में ईयरली बेसिस पे, और उसको आप फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट होता है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है उस समय ही आप अपने अकाउंट में कंप्लीट एडेड अमाउंट को देख पाते हैं पासबुक में। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कंट्रीब्यूशन 36 मंथ कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट नहीं होता है तो वह जो अकाउंट है पीएफ का वो इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर एम्प्लॉय का अकाउंट इनऑपरेटिव मोड में है और वो एम्प्लॉय अगर रिटायर्ड नहीं हुए हैं तो उस परिस्थिति में उसके अकाउंट में इंटरेस्ट जनरेट होते हैं, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इनऑपरेटिव अकाउंट है और उसके बाद उस अकाउंट में अगर कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं बनता है, नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन ऑपरेटिव अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट बनता है वो कम्प्लीटली टैक्सेबल होता है, एज पर द मेंबर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ईपीएस के अंतर्गत जो भी फंड एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है उस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता है, तो इस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। तो ईपीएस का जो भी अमाउंट होता है वह
या तो रिटायर के बाद एज ए पेंशन स्कीम के रूप में एम्प्लॉय को मिलता है, या फिर एम्प्लॉय जब फाइनल सेटलमेंट या कंप्लीट सेटलमेंट करते हैं तो उस समय एम्प्लॉय को कंप्लीट पेंशन का जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेरी हो पीएफ से रिलेटेड और क्लेम से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो लिखिए, ताकि हम उस पे वीडियो बना सकें और आपके साथ डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।